नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी का बड़ा आरोप, 80 लाख वोटरों पर संकट, चुनाव आयोग पर हेराफेरी का आरोप। साकेत गोखले बोले ज्ञानेश कुमार को जेल भेजा जाना चाहिए। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया है कि उनको जेल क्यों भेजा जाना चाहिए। साकेत गोखले का कहना है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी और हेरफेर किया गया है। उनका आरोप है कि भारत का चुनाव आयोग ने एक रहस्यमय सॉफ्टवेयर और एआई का इस्तेमाल कर 2002 की वोटर लिस्ट को बंगाली से अंग्रेजी में बदला। इस प्रक्रिया में कई नाम गलत अनुवाद हो गए, जैसे अमित का अनुवाद अमित की जगह ओमिट कर दिया गया। इस गलती की वजह से जिन मतदाताओं के नाम मेल नहीं खा पाए उन्हें तार्किक गड़बड़ी बताकर नोटिस भेज दिए गए। करीब 1,67,00,000 वोटर्स इस गड़बड़ी में फंसे, जिनमें से 95 लाख लोगों की सुनवाई के नोटिस दिए गए। साकेत गोखले का आरोप है कि इसके बाद केंद्र सरकार के अफसरों को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से वोटर हटाने की ताकत दे दी गई। यह आदेश आधिकारिक न होकर कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए दिए गए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए इन माइक्रो ऑब्जर्वरों की जगह मौजूदा और सेवानिवृत्त जजों को जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया कि 95 लाख मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड से भी जज बुलाने का आदेश दिया, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट की समय सीमा सिर्फ 3 दिन दूर है। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की कथित गड़बड़ियों की वजह से 80 लाख सही वोटर्स की सुनवाई सिर्फ 3 दिनों में पूरी करनी पड़ रही है। आज हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल के 80 लाख वोटर्स के नाम कटने का खतरा पैदा हो गया है। इसी वजह से साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए भारत की चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मतदाता सूची जांच में बाहर से जजों की एंट्री। ओडिशा झारखंड के जज संभालेंगे बंगाल में एसआईआर की कमान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएमसी बीजेपी आमने सामने। बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, जिससे टीएमसी खुश हो गई है। दरअसल पहले गड़बड़ियों की जांच और अनमैप्ड नामों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन 50 लाख लोगों के नामों की जांच के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारी पर्याप्त न होने पर शीर्ष अदालत ने पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को भी तैनात करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पत्र के बाद लिया। टीएमसी ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। पार्टी ने कहा यह आदेश मतदान के संवैधानिक अधिकार की पुष्टि करता है और साफ संदेश देता है कि चुनाव प्रक्रिया में मनमानी या प्रशासनिक दबाव नहीं चल सकता। तृणमूल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अब चुनाव आयोग की मनमानी पर रोक लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले की निगरानी संभाली है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के कारण ये स्थिति बनी है और दूसरे राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को बुलाना बंगाल के लिए शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट सख्त होकर बोला, किसी समुदाय को बदनाम करना असंवैधानिक है। धर्म जाति पर निशाना बनाना संविधान का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा चाहे ये काम सरकार करे या कोई गैर सरकारी व्यक्ति। कहा कि भाषण, मीम, कार्टून किसी भी माध्यम से अपमानित करना संवैधानिक तौर पर गलत है। सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी समुदाय को बदनाम करना या नीचा दिखाना संविधान के खिलाफ है, चाहे ये काम सरकार करे या कोई गैर सरकारी व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाषण, मीम, कार्टून, चित्रकला या किसी भी माध्यम के जरिए किसी समुदाय को अपमानित करना संवैधानिक रूप से पूरी तरह गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि धर्म, भाषा, जात या क्षेत्र के आधार पर किसी एक समुदाय को निशाना बनाना संविधान का उल्लंघन है, चाहे ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं और संवैधानिक पदाधिकारियों को लेकर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा ऐसे लोग संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा जिम्मेदारी और संयम की उम्मीद की जाती है। कोर्ट के मुताबिक अगर कोई सार्वजनिक व्यक्ति नफरत फैलाने या किसी समुदाय को नीचा दिखाने वाला बयान देता है तो ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। नदियों के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी खत्म, अब एनजीटी देखेगा नदियों में सीवेज प्रदूषण का मामला। 5 साल बाद सुओ मोटो केस से सुप्रीम कोर्ट पीछे हटा। सीजेआई सूर्यकांत का फैसला फिर बना चर्चा का विषय।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नदियों के प्रदूषण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला लिया और पिछले 5 साल से चल रही अपनी निगरानी को खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि अब नदियों में सीवेज और गंदे पानी से हो रहे प्रदूषण की निगरानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी करेगा। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को सीधे निगरानी नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी माना कि 2021 में जब इस मामले पर सुओ मोटो संज्ञान लिया गया तब बेहतर होता यह जिम्मेदारी शुरू से ही एनजीटी को दे दी जाती। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि स्वच्छ पेयजल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा जा रहा है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई अपने ही पूर्ववर्ती सीजेआई पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट नदियों के प्रदूषण की निगरानी भी नहीं करना चाहता। चीन की शिकायत पर भारत की पीएलआई योजना की डब्ल्यूटीओ में जांच। ऑटो और ईवी पीएलआई स्कीम पर डब्ल्यूटीओ पैनल बनेगा। चीन बोला भारत की पीएलआई योजनाएं भेदभावपूर्ण हैं। मोदी सरकार के दोस्ताना रिश्ते दिखाने के बावजूद चीन हमलावर है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ ने चीन की शिकायत पर भारत की पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं की जांच के लिए एक विवाद निपटान पैनल बनाने पर सहमति दे दी है। ये जांच ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी और बैटरी से जुड़ी पीएलआई योजनाओं को लेकर होगी। चीन का आरोप है कि भारत की ये योजनाएं कंपनियों को स्थानीय यानी घरेलू उत्पादों को तरजीह देने के लिए मजबूर करती हैं और इससे चीनी सामान के साथ भेदभाव होता है। चीन का कहना है ये डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है। भारत का कहना है कि पीएलआई योजनाएं राष्ट्रीय विकास और वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए है, न कि किसी देश के खिलाफ भेदभाव के लिए। भारत को उम्मीद है कि फैसला उसके पक्ष में आएगा। अगर फैसला खिलाफ जाता है तो भारत अपील कर सकता है। इस खबर पर कहा जा रहा है कि मोदी और जयशंकर की तरफ से चीन के प्रति दिखाई जा रही दोस्ताना भावना भी इस हालात को टालने में मदद नहीं कर पा रही है। यूक्रेन युद्ध विराम प्रस्ताव पर यूएन में भारत ने वोट नहीं दिया। युद्ध विराम प्रस्ताव पास, भारत समेत 51 देश रहे अलग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक अहम प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिससे भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। इस प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत, पूरी और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई थी। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाए रखी, यानी भारत ने ना तो समर्थन किया और न ही विरोध किया। यह प्रस्ताव रूस के यूक्रेन पर हमले की चौथी बरसी के मौके पर पेश किया गया था। 193 सदस्य देशों वाली महासभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में 107 देशों ने वोट दिया, 12 देशों ने विरोध किया, जबकि 51 देशों ने वोट नहीं दिया। भारत इन्हीं 51 देशों में शामिल रहा। भारत के अलावा चीन, ब्राजील, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी वोटिंग से दूरी बनाई। सरकारी खर्च घटा, जीडीपी की रफ्तार धीमी। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। कमजोर निर्यात से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। सरकारी खर्च में कटौती और निर्यात में कमजोरी का असर अब देश की आर्थिक रफ्तार पर दिखने लगा है। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही यानी तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर करीब 7.4% रहने का अनुमान है। ये पिछले क्वार्टर के 8.2% के मुकाबले कम है। ये अनुमान 18 अर्थशास्त्रियों के सर्वे के आधार पर लगाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पूंजीगत खर्च में कमी, राज्यों के खर्च में सुस्ती और कमजोर निर्यात इसकी बड़ी वजह है। हालांकि त्योहारों की मांग और जीएसटी दरों में कटौती से अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा जरूर मिला है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% रखा गया है, जो आरबीआई के अनुमान 7.3% से थोड़ा ज्यादा है। जम्मू तक वंदे भारत विस्तार फिलहाल टला। हरी झंडी के बाद वंदे भारत विस्तार रोका गया। कोई भी वजह या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को जम्मू तक बढ़ाने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। रेलवे ने पहले घोषणा की थी कि 1 मार्च से वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर कटरा के साथ साथ जम्मू तक चलेगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस फैसले को रोक दिया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कुछ कारणों की वजह से यह विस्तार अभी होल्ड पर रखा गया है। उत्तरी रेलवे ने साफ किया कि अगली सूचना मिलने तक ट्रेन का जम्मू तक विस्तार लागू नहीं होगा। इस फैसले से पर्यटन और स्थानीय कारोबार को झटका लग सकता है, क्योंकि जम्मू तक वंदे भारत के विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद थी। हालांकि ऐसे क्यों किया गया, इसकी कोई भी वजह या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
मोदी का इजरायल दौरा, कूटनीतिक परीक्षा, इजरायल यात्रा से पश्चिम एशिया पर असर, हेक्सागन गठबंधन पर टिकी सबकी नजरें, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देश ध्यान से देख रहे। पीएम मोदी बुधवार 25 फरवरी को इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद भारत इजरायल रिश्तों को और मजबूत करना है, लेकिन इसका समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। पीएम मोदी की इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, श्रम सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और IMEC प्रोजेक्ट जैसे मुद्दे अहम रहेंगे। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस दौरे के नतीजे सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को राजनीतिक संदेश भी देंगे। इस यात्रा के दौरान नेतन्याहू की प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन योजना पर भी नजर रहेगी, जिसमें भारत समेत कई देशों को कट्टरपंथी सुन्नी और शिया धुरों के खिलाफ जोड़ने की बात कही जा रही है। इस पहल को ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देश ध्यान से देख रहे हैं, जिनके भारत से जटिल लेकिन महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। क्योंकि हेक्सागन गठबंधन पर नेतन्याहू ने कहा, यह गठबंधन शिया और सुन्नी कट्टरपंथी धुरों के खिलाफ साझा सोच और सहयोग पर आधारित होगा। हालांकि भारत की नीति हमेशा से किसी एक गुट में बंधने से दूर रहने की रही है। भारत के अमेरिका, रूस के चीन के साथ संतुलित रिश्ते रहे, वहीं ईरान और सऊदी अरब से भी भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा ईरान है। आने वाले महीनों में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जहां ईरान के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी की यह यात्रा कूटनीतिक संतुलन की परीक्षा मानी जा रही है, जहां भारत को इजरायल से रिश्ते मजबूत करते हुए पश्चिम एशिया में अपने दूसरे साझेदारों के साथ भी संतुलन बनाए रखना होगा। नॉर्थ ईस्ट महिलाओं के मामले पर आपका हमला, आपने बीजेपी पर लगाया नॉर्थ ईस्ट विरोधी सोच का आरोप, पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों ने की नस्लीय अपमान की निंदा। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ कथित नस्लीय टिप्पणी के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के भीतर नॉर्थ ईस्ट विरोधी सोच है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंचशील विहार में रहने वाली नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ पड़ोसियों ने बेहद आपत्तिजनक व्यवहार किया और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आपका कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों में गलत संदेश जा रहा है। बता दें, ये विवाद 20 फरवरी को शुरू हुआ, जब AC लगाने के दौरान ड्रिलिंग से निकली धूल नीचे की बालकनी में गिर गई। इसी बात पर मामूली कहासुनी हुई, जो बाद में गंभीर आरोपों में बदल गई। अरुणाचल प्रदेश की एक UPSC अभ्यर्थी और उसकी 2 रूममेट्स का आरोप है कि पड़ोसियों हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन ने उन्हें सेक्स वर्कर कहा और नॉर्थ ईस्ट से होने की वजह से निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इस घटना की 3 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव अब बंद होना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत के ही नागरिक हैं। यूथ कांग्रेस प्रमुख को FIR देने का आदेश, शर्टलेस प्रदर्शन केस में कोर्ट की पुलिस को फटकार। कोर्ट ने कहा, मामला आतंकवाद, उग्रवाद जैसा नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक विरोध है। यूथ कांग्रेस के 4 और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि शर्टलेस विरोध प्रदर्शन मामले में दर्ज FIR की कॉपी उन्हें मिलनी चाहिए। ये मामला इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया था। इस केस में दिल्ली पुलिस ने FIR की कॉपी देने का विरोध किया था और कहा था कि मामला संवेदनशील है, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवि ने साफ कहा कि सिर्फ पुलिस का किसी केस को संवेदनशील बताना काफी नहीं है। अदालत को यह देखना होता है कि आरोप किस तरह के हैं। कोर्ट ने कहा, यह मामला आतंकवाद या उग्रवाद जैसा नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक विरोध से जुड़ा है। ऐसे में FIR की कॉपी न देना संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन होगा। अंत में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि उदय भानु चिब को FIR की कॉपी दी जाए, क्योंकि इससे जांच को कोई खतरा नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अखिलेश के बयान का शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन, बोले सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान का शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समर्थन किया है। शंकराचार्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। आप इसे राजनीति कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि खासतौर पर वो लोग जो भगवा पहनकर सत्ता में बैठे हैं, हमारे आदित्यनाथ। बता दें, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। यह मामला धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक रुख भी ले रहा है। आरोप है कि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देने के बाद शंकराचार्य के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ट्रंप के टैरिफ पर डेमोक्रेट्स का बड़ा दांव, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाद रिफंड की तैयारी। 22 डेमोक्रेट सांसदों ने पेश किया एक नया बिल, 175 अरब डॉलर लौटाने की मांग, राजनीति गरमाई। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। सोमवार को अमेरिकी सीनेट के 22 डेमोक्रेट सांसदों ने एक नया बिल पेश किया है। इस बिल में मांग की गई है कि ट्रंप सरकार के दौरान लगाए गए अवैध टैरिफ से जो भी पैसा वसूला गया वो 180 दिनों के भीतर ब्याज समेत वापस किया जाए। ये पैसा अमेरिका की कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी यानी CBP के जरिए वसूला गया था। नए कानून में कहा गया है कि रिफंड देने में छोटे कारोबारियों और मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के उन व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था जो IEEPA कानून के तहत लगाए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ नहीं किया कि रिफंड कैसे होगा, बल्कि मामला निचली ट्रेड कोर्ट को भेज दिया। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि कानूनन गलत तरीके से लगाए गए हर टैरिफ का पैसा, चाहे वो फाइनल हो चुका हो या नहीं, वापस मिलना चाहिए। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के नेता इस मुद्दे पर अभी चुप हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा यह मामला व्हाइट हाउस और अदालतों को सुलझाने देना चाहिए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ किया कि सरकार निचली अदालतों के फैसले का इंतजार करेगी, जिसमें हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 175 अरब डॉलर तक की टैरिफ राशि अब रिफंड के दायरे में आ सकती है। ईरान चीन से मिसाइल खरीद के करीब, अमेरिकी नौसेना के लिए बढ़ता खतरा। खाड़ी में तनाव के बीच बड़ा हथियार सौदा। ईरान और चीन के बीच एक बड़ा सैन्य सौदा लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान चीन से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदने के करीब है। ये जानकारी उन लोगों ने दी है जो इस बातचीत से जुड़े रहे हैं। ये सौदा ऐसे समय पर सामने आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के तट के पास अपनी भारी नौसैनिक ताकत तैनात कर दी है और संभावित सैन्य कार्रवाई की अटकलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि चीन में बनी CM-302 मिसाइलों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि अब तक डिलीवरी की तारीख तय नहीं हुई है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ती हैं और इनकी मारक दूरी करीब 290 किलोमीटर दूरी है। खास बात यह है, ये मिसाइलें नीचे और तेज उड़ान भरकर दुश्मन जहाजों की सुरक्षा प्रणाली को चकमा देने के लिए बनाई गई हैं। हथियार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये मिसाइलें ईरान के पास आ जाती हैं तो इससे ईरान की सैन्य ताकत काफी बढ़ जाएगी और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.